एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस इन पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर 3 स्टार्ट करा था नितिन सेगानिया का इंडियन इकोनॉमी में, उसमें हमने डिफरेंस देख लिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर डिफरेंस क्या होता है। और हमने ये बात करी थी कि जो ज़्यादा बड़ा पैरामीटर होता है वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन्हीं में से एक छोटा सा पैरामीटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसमें से तो किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं ना। हम बात करते हैं अंडर डेवलपमेंट की। अक्सर हम कभी कभार कंट्री को बोलते हैं ना कि ये कंट्री अंडर डेवलप कंट्री है, या इस कंट्री या इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? अंडर डेवलपमेंट, या जिसको हम लोग बोले लो लेवल की डेवलपमेंट, ये एक इस प्रकार की डेवलपमेंट होती है जिसको कैरेक्टराइज करा जाता है कि एक एक इंडिविजुअल की इनकम ना उस पर्टिकुलर देश में, उस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी लो लेवल की है एज कंपेरिजन टू जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ में या उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में चली आ रही हो या उस पर्टिकुलर रीजन में हो। पर कैपिटा इनकम जो है, पर इंडिविजुअल की जो इनकम है वो काफ़ी कम है। अंडर डेवलप कंट्रीज़ में लोगों को ज़्यादातर रोज़गार अपना प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जिन देशों में प्राइमरी सेक्टर पर अधिक मात्रा में फोकस करा जाता है, लाइक एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली बात है, तो एग्रीकल्चर पर ज़्यादातर फोकस करने वाले जो देश है ना, वो कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकते। आप मुझे एक सिंगल एग्जांपल दे ही नहीं सकते इस चीज़ का। बताओ ज़रा, कोई भी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ऐसी है क्या कि जो सिर्फ एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर पर फोकस कर कर हम उसको रिच कंट्री या डेवलप कंट्री बोल दे? बताओ। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर किसी देश में खेती बाड़ी जो है वो मुख्य साधन है ना इनकम का, लोगों के सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, वो कंट्री अभी भी इसका मतलब लैग कर रही है टेक्नोलॉजी में, साइंटिफिक टेम्परामेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, और बहुत सारे अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में। हमेशा जहाँ पर रोज़गार होगा बहुत ज़्यादा, जीडीपी जब डिराइव होगी सबसे ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर से या टर्शरी सेक्टर से, तब हम कहते हैं कि कंट्री जो है वो डेवलपिंग पार्ट पर या फिर डेवलप्ड पाथ पर फाइनली पहुंच चुकी है। अब कुछ बड़े सारे कॉमन फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ के। अंडर डेवलप कंट्रीज़ की मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? एक तो उस कंट्री में लो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा होता है। अभी जो जीएनपी है ये आप नेशनल इनकम वाले चैप्टर से अब आप रिवाइज करो, आपको पता होना चाहिए। लो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, यानी कि आमदनी इतनी नहीं क्रिएट हो पाती है कंट्री में। बेरोजगारी काफ़ी हाई लेवल में, काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या होती है। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो होती है, जितना मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ कुछ लेबर जो है वो आइडल पड़ी हो, या फिर एक ही खेत पर अधिक मात्रा में लेबर जो है वो एम्प्लॉयड हो जिसकी ज़रूरत ना भी हो। गरीबी जो होती है वो हाई लेवल की देखने को मिलती है। इनकम इनइक्वालिटी होती है, यानी कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है। और लो ह्यूमन कैपिटल होती है। और लो ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये भी है कि वो कंट्री लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो करती है। जितनी प्रोडक्टिविटी, जितनी कैपेबिलिटी इंसानों से डिराइव करी जा सकती है देश के पहियों को घुमाने के लिए, वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़, करंट अफेयर का ये पार्ट नहीं है, लेकिन लोगों को लगेगा ऐसा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि करंट अफेयर से कहीं से आया हुआ है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर डेवलपमेंट के कंटेक्स में अगर इसको यहाँ पर राइटर दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा होगा। कॉम्पोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स, रघुराम राजन कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी थी सरकार को। एक उसका टाइटल ये था न्यू अंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको बोला गया कॉम्पोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स 2013 में। इस कमेटी ने ये सजेस्ट करा था कि एक
इंडेक्स जो है वो सर जी हमने बनाया है अलग अलग विभिन्न राज्यों में अंडर डेवलपमेंट की समस्या को देखने के लिए। इस इंडेक्स ने ये बोला कि जिन राज्यों में अंडर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, अगर हम 10 पैरामीटर्स पे फोकस करके सुधार कर लेना तो वो अंडर डेवलपमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। अब वो जो 10 सब कंपोनेंट इसने बोला कि सबकी इक्वल वेटेज है, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक पे ज़्यादा फोकस करोगे दूसरे पे कम फोकस करोगे तो उस राज्य की डेवलपमेंट की समस्या जो है वो ज़्यादा जल्दी से, अंडर डेवलपमेंट की जो समस्या है वो ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाएगी और डेवलपमेंट जो है एकदम से स्काई रॉकेट बनकर वहाँ पर आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इस कमेटी का ये बोलना था कि हमारे द्वारा सजेस्ट करेगा ये जो 10 सब कॉम्पोनेंट है ना, इन सब की इक्वल वेटेज है। राज्यों में ये देखो कि इनमें से किसी एक पर भी अगर फोकस नहीं करा जा रहा ना तो ये उस राज्य की अंडर डेवलपमेंट का मुख्य कारण है। नंबर 1 ध्यान से सुनना, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक महीने में पर इंडिविजुअल की खर्ची, जेब खर्ची कितनी होती है और उसकी आमदनी कितनी आती है, उसके बीच में गैप। एजुकेशन, हेल्थ, हाउस होल्ड फैसिलिटीज़ या एम्यूनिटीज़ कह लो, पॉवर्टी रेट कितना, फीमेल लिटरेसी कितना, महिलाओं को कितना पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों को कितना स्कूल भेजा जा रहा है, उस राज्य में कितनी परसेंटेज ऑफ SC ST पॉपुलेशन है, लोगों का शहरी विकास में घुल मिल जाना या शहरी विकास का लाभ उठाना, गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो जाना, इसका रेट कितनी तेज़ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, उस राज्य को जो भी आमदनी प्राप्त होती है क्या वो सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू वेरियस स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और क्या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले सेक्शंस पर भी फोकस करा जाता है कि नहीं करा जाता है। रिच और पुअर का गैप कम करने की बात करी जाती है कि नहीं करी जाती है। और कनेक्टिविटी, ऐसा तो नहीं कि विद इन एक पर्टिकुलर राज्य, विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट कोई एक दूर दराज का एरिया हो, कोई एक गांव हो जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ हो और वहाँ पर ऐसा लगे कि ये पूरे राज्य की डेवलपमेंट की व्यवस्था अलग है और वो पूरा गांव आता उसी राज्य में है लेकिन वो बिल्कुल ही ऐसी चरमराई हुई व्यवस्था से पड़ा हुआ है, बिल्कुल शैटर्ड डेवलपमेंट वहाँ पर हो रखी है कि ऐसा लगे कि वहाँ पर मेन स्टेट की फैसिलिटी से उसको कनेक्ट ही नहीं करा गया। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यूपी के बीच में एक्सट्रीम फ़र्क देख लो ना, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर और ये नोएडा, फ़र्क है कि नहीं है बताओ ज़रा। दोनों चीज़ें यूपी का पार्ट ही हैं, उत्तर प्रदेश की स्टेट का पार्ट, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोग देखकर शॉक हो जाएं कि एक नोएडा जैसे हाई फाई जगह जहाँ पर मेट्रो है, मेट्रो ट्रेन है, मॉल है, लेकिन उसी के साथ साथ यूपी में कुछ बहुत ज़्यादा बीहड़ों में जाकर अंदर जाकर कोई गांव बने हुए हैं जिसमें लोग जो हैं आज तक ये भी नहीं जानते कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, हाइजीनिक कंडीशंस की क्या इम्पोर्टेंस होती है। 18 फ्लोर 24 माले की भी बिल्डिंग होती है कि नहीं होती है, बताओ है कि नहीं है ऐसे रहा हमारे देश में। मतलब विद इन द स्टेट भी ऐसे डिफरेंसेस है कि नहीं है। ये चीज़ है अंडर डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलपमेंट के बारे में आप ये चीज़ तो लिख लोगे कि क्या क्या फीचर्स हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को या फिर अंडर डेवलप्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को दर्शाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आपको सॉल्यूशन देने हो ना तो आप ये कहना, अपनी साइड से सॉल्यूशन ना देकर आप ये कहना कि हम ना कॉम्पोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर रघुराम राजन कमेटी की रिकमेंडेशंस को मान सकते हैं जो कि सरकार को 2013 में दी गई थी कि अगर हमें अंडर डेवलपमेंट की समस्या को मिटाना है। अब पता है अंडर डेवलपमेंट की समस्या रघुराम राजन कमेटी ने पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए क्यों बोली? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब हम बोले कि अंडर डेवलप कंट्री है तो एक कंट्री विभिन्न राज्य जो हैं उस कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं उन्हीं की आइडेंटिटी को मतलब जोड़कर, फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3
ये मिलकर ही तो बना रहे हैं एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट को। इंडिया ओवरऑल अंडर डेवलप्ड कैसे हो सकता है, मतलब उसके हम ये कहेंगे ना, अगर इंडिया को कोई अंडर डेवलप कह रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम ये कहेंगे ना कि बड़े सारे उसके जो राज्य होंगे वो अंडर डेवलप्ड होंगे, और वो कंबाइन तरीके से इंडिया की आइडेंटिटी बना रहे हैं अंडर डेवलपमेंट की। बताओ, एकदम से इंडिया अंडर डेवलप्ड कैसे हो सकता है? अगर आपकी हैबिट्स के ऊपर अगर आपको कोई बोल रहा है, या फिर आपको ही कोई कोई बोल रहा है कि तुम तो बहुत नेगेटिव हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो लेजी हो, तो यानी कि उसने बड़ी सारी हरकतें, बड़े सारे पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व करा ना आपके अंदर, तब जाकर एक ओवरऑल कोई आपको ऐसा रिमार्क दे रहा है ना। सिर्फ एक क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर तो ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी के ऊपर एक बार आपने गुस्सा करा, एक बार गुस्सा करा, तो इसका मतलब कोई आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि तू हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तू तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है, तेरे को तो हमेशा गुस्सा आता रहता है। जब हर किसी के साथ आपका कोई ऐसा बिहेवियर देखेगा तो उसके बाद ही तो बोलेगा, ऐसा बताओ। तो यहां पर क्या है कि आप हमेशा ये बोलो कि जो भी स्टेट जो हैं, अगर जो अंडर डेवलप रह गए हैं, हम रघुराम राजन कमेटी के दिए हुए कॉम्पोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर अगर 10 चीज़ों में सुधार कर लें, या 10 में से कुछ कुछ कंपोनेंट जो लैक कर रहे हैं उनमें सुधार कर लें, तो हम अंडर डेवलपमेंट की समस्या से बाहर निकल सकते हैं उस पर्टिकुलर राज्य को लेकर। क्या ये वाली बात आप सभी को समझ में आ गई? ठीक है, किसी का कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है ईशा, समझ में आ गई है ना। अब बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ की। देखो, इस प्रकार की जो डिबेट्स हैं यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलती होंगी कि लिंक इस्टेब्लिश करो, या फिर एक कंपैरेटिव डिफरेंसेस निकाल कर लाओ इन दोनों टर्म्स में और बताओ उसको। हमें इसके लिए एग्जाम्पल जो है वो करंट अफेयर से लेने हैं, लेकिन पहले हमें एक लिंक तो इस्टेब्लिश करना आना चाहिए अलॉन्ग विद द मीनिंग। मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब भी कुछ ऐसी वर्सेस वाली इकोनॉमिक्स के अंदर चीज़ आती है जीएस पेपर 3 के अंदर, हमें एक लिंक तो पता होना चाहिए। और इसकी बात ना, जैसे अगर आप यहाँ पर इसको देखो, तो ये आपको देखने से पता लगेगा कि काइंड ऑफ ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का कॉम्बिनेशन है ये चीज़। क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ सरकार ही तो सुनिश्चित करेगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी का पार्ट है। इन दोनों के बीच में एक प्रकार से लिंक और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप 2013 से अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखो ध्यान से, तो इंटरव्यू के पार्ट हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे राइटिंग के पार्ट हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ ना रिफ्लेक्ट करता है, ध्यान से सुनो, हम लोग लिंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो इस प्रकार से हुई है, वो इस प्रकार से हुई है कि जो बेनिफिट्स है ना, उसके उसके जो लाभ है ना, ऐसा देखा गया कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसके जो लाभ हैं वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक जाकर परकोलेट हुए हैं, यानी कि पहुँचे हैं। कुल मिलाकर छोटी सी एक बात कि हर कोई बेनिफिट हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री में, रिगार्डलेस कि वो पर्सन किसी भी इकोनॉमिक क्लास का था, किसी भी जेंडर का था, कास्ट का था, क्रीड का था, रीजन का था, या धर्म का था। इंक्लूसिव ग्रोथ एक ज़्यादा बेटर अप्रोच होती है इकोनॉमिक ग्रोथ से, और पॉलिसी मेकर्स इसको टारगेट लेकर चलते हैं ये देखने के लिए कि ग्रोथ के लाभ या फिर जीडीपी का शेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉमन पैरामीटर हमने देखा था ना कि जीडीपी ही होता है, इसका शेयर क्या सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में इक्वली जाकर ये बढ़ रहा है, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर के लोगों, कास्ट के, क्रीड के, रीजन के, रिलीजन के, रेस के, उन सबको क्या लाभ मिल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रूट्स का। इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं? एक तो जो इनकम इनक्वालिटीज़ है ना इकोनॉमी के अंदर, उसको वर्टिकली
और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से रिड्यूस करा जाए। हॉरिजॉन्टली का मतलब देखो ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप ये कहोगे, वैसे हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये होता है कि देखो, हम ऐसा मान लें कि अगर देश में एक लैडर है, मेल की, फीमेल की, ट्रांसजेंडर्स की, और अदर सेक्सेस की। ऐसा मान लें कि मेल्स इस कैटेगरी में, फीमेल्स इस कैटेगरी में, ट्रांसजेंडर्स यहाँ पर, और दूसरे जो सेक्सेस हैं LGBTIQ वो यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए। अब हम एक बार के लिए फीमेल्स को ले लेते हैं इस एग्जांपल में। हमने बहुत सारे सेक्सेस की बात करी, फीमेल्स को एक बार ही देखते हैं। अगर हम फीमेल्स को देखें ना, तो हॉरिजॉन्टल इनकम इनक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि ये अगर फीमेल की चेन है, तो फिर इसमें इनक्वालिटी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जैसे हम महिलाओं के सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि कुछ फीमेल्स हों वो देश में प्रॉस्पेरिटी का निशान हो, जबकि कुछ जो फीमेल्स हों उनको बेनिफिट ना मिल रहे हों डेवलपमेंट के। हॉरिजॉन्टल वाली बात समझ में आई कि मतलब विद इन द सेम लेडर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में से कुछ लोग ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी को लाभ मिल रहे हैं और किसी को नहीं मिल रहे हैं। आप इसकी बात कर लो ना, SC और ST, अगर हम इनका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जो SC हों वो क्रीमी लेयर में होने के बावजूद भी लाभ उठा रहे हो बड़ी सारी SC और ST की स्कीम्स का, जबकि जो नॉन क्रीमी लेयर का जो पर्सन हो जिसको रियल में लाभ मिलने चाहिए उनको मिले नहीं। हॉरिजॉन्टल वाली बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल वाली बात समझ में आई सबको? बोलो। अब बात करते हैं इसी में वर्टिकल की। वर्टिकल मतलब क्या? सबसे पहला तो एक पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन तो वर्टिकल का यही हो सकता है, यहाँ पर रिच क्लास, यहाँ पर पुअर क्लास। ओके, जो बेनिफिट्स हो ना, अगर इनको इतने मिल रहे हैं तो इनको भी इतने ही मिले। हम लोग अगर क्लास और कास्ट स्टेटस की बात करें तो जनरल कैटेगरी SC, ST, OBC, PWD, EWS और जितने भी सेक्शंस हैं सबको अधिकार मिलने चाहिए। वल्नरेबल सेक्शंस की बात करें, मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, ऑर्फन्स, कोई अनाथ लोग या कोई विकलांग है, कोई कुछ भी हैं, इनमें से जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, तो ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी को ही सिर्फ वो अधिकार मिले, सबको मिलना चाहिए। रिलीजन की टर्म्स में बात करें, अगर उस कंट्री का कॉम्पोजिशन ज़्यादातर मुस्लिम लोगों से बना हुआ है मान लो, तो हिंदू लोगों को, क्रिश्चियनिटी वालों को, सिख लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को और जैनिज्म के भक्त को और भी अन्य रिलीजन के भक्त के लोगों को जितने अधिकार, अगर ज़्यादातर जनसंख्या के लोग अगर देश में इस्लाम, मुस्लिम रिलीजन से हैं, तो वो बेनिफिट जो हैं फिर बाकी सबको भी उतने ही मिलने चाहिए जितने मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है उसको मिल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली चीज़ वर्टिकल नहीं हुई? ये वाली चीज़ वर्टिकल नहीं, ऊपर से नीचे तक अलग अलग। लेकिन ऐसा माना जाता है, अब आपको आई थिंक ये डिबेट ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। लेट मी रेज दिस 1 मिनट।
ऐसा माना जाता है कि डेवलपमेंट भले ही चाहे इस लेडर पे हो ऐसे, या डेवलपमेंट की बात चाहे भले ही ऐसे हो, यानी कि किसी एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल हमने माना कि यहाँ पर बात करी हमने विमेन की, और यहाँ पर हमने बात करी वर्टिकल में, तो फिर ओवरऑल सबकी बात होती है कि यहाँ पर बात हुई रिच क्लास, बीच में मिडिल क्लास, और यहाँ पर पुअर क्लास। इंक्लूसिव ग्रोथ ये कहता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट जो हैं वो इसको नहीं मिल पाए, इसको नहीं मिल पाए, उसको नहीं मिल पाए, या फिर विद इन दिस लेडर ऑल्सो कि फॉर एग्जांपल मान लो ये जो मैं डार्क पोर्शन कर रहा हूँ, ये मान लो कि इनको बिल्कुल भी बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। ये जो मैंने पोर्शन इस तरीके से मार्क करा, इनको थोड़े थोड़े मिल पा रहे हैं, और वाइट पोर्शन मतलब सबसे ज़्यादा पैसे इनके पास है विद इन द विमेन सेक्शन। तो ये भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एवरी वन इज अलाइक इन द कंट्री, तो बेनिफिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के सबके पास इक्वली पहुंचने चाहिए। अब मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, इसी प्रयास में लगे रहने की वजह से, और यही प्रयास करते 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 इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करते करते, ये परफेक्ट एक आइडल चीज़ से, आइडल तरीके से तो कोई भी कंट्री 100% नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ के ऊपर फोकस करते करते, इसी डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते, हर कंट्री अपने एक बेटर आप कह सकते हो कि बेटर कंट्री बनाने का हर एक कंट्री की सरकार जो है वो इस पर फोकस करती है, अगर वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करे। तो हम हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री पर इंडिविजुअल उसको इस इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन का भागीदार बना सकते हैं, और इसकी वजह से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर एक इंसान की जो पोटेंशियल है उसको इस देश ने पहचाना, उसकी कदर करी, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर वो इंसान देश के काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है इकोनॉमी के पहियों को चलाने के लिए। रीजनल डिस्पैरिटीज दूर हो। फॉर एग्जांपल हम अभी जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक डेवलपमेंट हर एक राज्य में, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में इक्वल तरीके से फ्लोट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन ये चीज़ सुनिश्चित करना कि डेवलपमेंट जो है वो हर एक राज्य के अंदर, हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर इक्वल लेवल पर जाए, ताकि सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, पूरे देश में कॉमन लेवल की एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की एनर्जी फ्लो हो, सभी लोगों को एक कॉमन प्रकार की एक शिक्षा मिले जिससे लोग अपनी स्किल निखार सकें, और एक एक पर्सन अलग अलग वे में डिफरेंट फील्ड्स में डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी, जैसा काबिलियत को उस देश ने उसकी पहचाना हो, उसके हिसाब से उसको काम मिले ताकि वो देश में योगदान कर सके। उसके बाद कोई भी जो सेक्टर है इकोनॉमी का, फिर चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शरी सेक्टर हो, इसमें ना जो ग्रोथ है वो बैलेंस रहनी चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री, जैसे हमने अंडर डेवलपमेंट में देखा, अंडर डेवलपमेंट हम किसके बेसिस पे कह रहे थे, वो कंट्री जो है मैक्सिमम रेवेन्यू उसका कौन से सेक्टर से आता है, प्राइमरी सेक्टर। लेकिन खेती बाड़ी से अगर मैक्सिमम रेवेन्यू आता है तो इसका मतलब आपके यहाँ मेजर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, और फिर सर्विस सेक्टर को तो भूल ही जाओ। यानी कि इसका मतलब देश में ज़्यादातर लोग जो हैं, ये भी हो सकता है कि वो ज़रूरत ना भी हो, जहाँ पर जिस खेत में 4 लोगों से काम चल सकता है, तो वो वहाँ पर 8 लोग एम्प्लॉयड हो, 4 लोग कुछ और काम कर सकते हो, लेकिन देश में तो कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ही नहीं कि वो 4 लोग जो हैं अगर वो काम करना भी चाहे तो वो करेंगे कहाँ।
लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ ये बोलता है कि कोई भी सेक्टर जो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी सेक्टर को फिर टोटली इग्नोर कर दो, ये भी तो नहीं हो सकता। सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर थोड़ी ना एक देश चल सकता है, वो खाएगा क्या, खेती बाड़ी भी तो ज़रूरी है। सिर्फ जॉब वाले एमएनसी वाले अच्छी अच्छी इंग्लिश घसीटने वाले लोग जो हैं, वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोल सब कुछ बोल उनकी जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुई है, एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मान लो कि सही तरीके से हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी तो हमारी खुद की हों। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का फंडा ये मानता है कि सेक्टर चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शरी सेक्टर हो, यहाँ पर तीनों पे इक्वल बेसिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए इन सब की। यानी कि अगर देश की जीडीपी 100% है ना, तो 33.33% यहाँ से आए, 33.33% यहाँ से आए, और 33.33% यहाँ से आए, बिल्कुल इक्वल लेवल पे होनी चाहिए। उसके बाद जब इंक्लूसिव ग्रोथ इतना कुछ सुनिश्चित करने की बात कर रही है, तो उसका मकसद एक ही है, लेवल ऑफ पॉवर्टी को रिड्यूस करना इस तरीके से कि गैप रिड्यूस हो जाए बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि हैव्स एंड हैव नॉट्स में। जिनके पास फॉर एग्जांपल हैव्स मतलब एक ये बस एक बोलने के लिए ये चीज़ लिखी जाती है, एक तरीके से कोनोटेशन है, एक लिखने का तरीका है थोड़ा सा अच्छे वे में। हैव्स मतलब फॉर एग्जांपल किसी किसी के पास तो देश में इतना खाना पीना, इतना अनाज और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ पर बर्बादी है। पर्सन अच्छा वाला खाकर उठा है लेकिन ओवर ईटिंग करे जा रहा है, उसने आपको बीमार कर लिया। किसी किसी घरों में तो इतना अवेलेबल है, और किसी किसी घरों में लोग ऐसे भी हैं कि 2 दिन में एक बार सिर्फ खाना खाते हैं, उतना ही जुगाड़ हो पाता है। हैव नॉट्स, इनके बीच में गैप को रिड्यूस करना ये चीज़ है। और जब भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनते हैं ना, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें लबासना में सिखाया जाता है कि पॉलिसी मेकिंग की दिशा में ये चीज़ आपको हर एक पॉलिसी के लाभ जो है ना, वो कैसे पहुंचाने हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पर्टिकुलरली बहुत अच्छे तरीके से। और ये चीज़ सुनिश्चित करना कि उस बेनिफिट को पहुंचाने में कोई भी लूप होल ना हो, आप ये गलती करना बैठो, ये चीज़ आपको सिखाई जाती है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा और रियल बेनिफिशियरी कौन है, और जिसको लाभ नहीं भी मिलने थे, जो उस स्कीम के अंदर एनरोल नहीं होना था, उस तक गलती से वो बेनिफिट्स ना पहुँचें, क्योंकि बेनिफिट्स बेनिफिशरीज के लिए बनाए गए हैं। और एक भी अगर एक्स्ट्रा जाता है तो इसका मतलब अगर एक एक्स्ट्रा किसी ऐसे पर्सन को पहुंच गए बेनिफिट्स, या वो बेनिफिशरी बन गया जबकि उससे ज़रूरत भी नहीं थी, तो इसका मतलब वो किसी एक ज़रूरतमंद का जो अधिकार है, वो एक अधिकार किसी और के पास चला गया बेफालतू में। तो ये चीज़ हमें सिखाई जाती है, इसी चीज़ की हम ट्रेनिंग करते हैं, वरना ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी का रिजल्ट निकले और डायरेक्टली हमें मतलब काम करने को बोल दिया जाए। जो अप्रोच है ना इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसका फोकस होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। याद रखना, इक्वालिटी के प्रिंसिपल फोकस नहीं होता, ये गलत हो सकता है क्वेश्चन आपसे। इक्विटी के बेसिस पर, इक्विटी के लिए मैं अक्सर आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ, अगर आपको पता हो तो। ये देखो, ये तो हो गया शाइनी इक्वालिटी। देखो ध्यान से इसको, ये तो हो गया इक्वालिटी कि हम ये कहें कि 3 लोग आए थे, हमने तीनों को बराबरी से स्टूल दिया, लेकिन फ़ायदा क्या, बेचारा देखो जेब में हाथ डालकर कैसे दुखी होकर ये बच्चा खड़ा हुआ है, ये देख पा रहा है और इसको तो ज़रूरत भी नहीं है, ये तो और ऊपर उससे ये जो एक तरीके से जो बैरियर है, इससे तो और ऊपर देख रहा है। ये होता है इक्वालिटी। देखो सेमनेस, इक्विटी में हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जिन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ना जो रिसोर्सेज हैं और अधिक मात्रा में जिसकी नीड भी ना हो, तो वो उठाकर ना काइंड ऑफ एक ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ट्रांसफ़र करे जाए जिनके पास बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए जब ये क्लीन गैस का फंडा बहुत ज़्यादा चला साल 2013-14 में,
तो मोदी सरकार ने सबसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि भाइयों बहनों कृपया कृपया अपने एलपीजी सिलेंडर पर आप लोग जो है जो सब्सिडी फॉर एग्जांपल है एक एक सिलेंडर जो है अपना मतलब वो छोड़ दें ताकि वो गरीब लोगों के घर तक पहुंच सके, ताकि वो वुड को एज अ फ्यूल बनाकर खाना ना बनाए, क्योंकि वो चीज़ बहुत लोगों की हेल्थ की समस्या का कारण बन सकता है। सबसे एक अपना सिलेंडर जो है वो सब्सिडी के तौर पर छोड़ने की बात करी गई थी, है कि नहीं? और सरकार आपको पता है इसके लिए उज्ज्वला स्कीम एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें चलाती है। तो इक्विटी में हम लोग जैसे इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि जो लाभ है ना, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। इक्विटी का प्रिंसिपल ये कैसे कि रिसोर्स यहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जितना टैक्स, अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, जितना टैक्स अमीर लोगों पर लगाया जाता है उतना गरीब लोगों पर तो नहीं लगाया जाता। अब अगर आप टैक्स को भी इक्वल कर दो कि अंबानी से जितना टैक्स वसूला जा रहा है उतना ही एक सड़क पर काम करने वाले कर्मचारी से वसूला जाएगा, तो बताओ ऐसे चल सकेगा देश क्या? नहीं ना। तो हमने क्या करा, इसको ज़रूरत नहीं थी, इससे रिसोर्स लेकर इसको दे दिया। अब ये भी एंजॉय कर पा रहा है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि इसके लिए तो ज़रूरी था, एक ज़रूरी था ये, लेकिन इससे रिसोर्सेज लेकर इसको हमने दे दिए सारे के सारे। इससे हुआ क्या, पर्पस था इसकी एन्जॉयमेंट, इस मैच की एन्जॉयमेंट। अब वो तीनों लोग बराबरी से कर पा रहे हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ी हिंट मिलती है हमें, क्या? कभी कभार इक्वालिटी, कभी कभार इक्वालिटी अगर सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा दी जाए ना, ये कभी कभार नुकसानदायक हो सकती है। रेदर देन डूइंग फ़ायदा, ये नुकसान कर सकता है इक्वालिटी का प्रिंसिपल। ये चीज़ याद रखना कि कभी ये क्वेश्चन अगर आए ना कि इक्वालिटी भी कभी कभार हार्मफुल हो सकती है, तो फिर आप समझ जाना कि जो ये क्वेश्चन है ना ये इक्वालिटी से ज़्यादा इक्विटी के बारे में, मतलब जब आप उसकी कंक्लूजन लिखोगे ना ऑप्टिमिस्टिक, तब आप इक्विटी के बारे में लिखकर ख़त्म करोगे उस आंसर को। फिर आप बोल सकते हो इक्वालिटी में कि टैक्स की आप बात कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई, अब एग्ज़ाम के अंदर आप ये कोई कोई स्टूल और ये सब तो लिख कर आ नहीं पाओगे, तो आप टैक्स की बात कर सकते हो कि इक्वालिटी का मतलब तो फिर टैक्स की फॉर्म में ये हुआ कि जितना टैक्स जो है वो देश के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान पे लगाया जा रहा है, अगर वही सब पे लगाया जाए, वही सब पे लगाया जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलो इस चीज़ को अपोजिट कर देते हैं, इस देश में जो सबसे गरीब इंसान है उससे जितना टैक्स लिया जा रहा है बाकी सब पे भी उतना लगाया जाए, तो रिच और पुअर का गैप कभी कम नहीं हो पाएगा। ये भी तो बात है ना, रिच और पुअर का गैप कभी कम नहीं हो पाएगा। और सरकार के पास कभी इतनी आमदनी आ ही नहीं पाएगी कि सरकार किस लिए होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक गुड्स क्रिएट करने के लिए। उतने गुड्स कभी डिस्ट्रीब्यूट फेयर तरीके से हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा, नई नई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाएगा, मेट्रोस, रेल्स, ब्रिजेस, रोडवेज, हाईवेज, ये सब कुछ बन ही नहीं पाएंगे, सरकारी स्कीम में सबको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए रेदर देन फोकसिंग ऑन इक्वालिटी, ग्रेटर फोकस शुड बी लेड ऑन इक्विटी। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, फिर इतना कुछ होने के बाद फिर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस पॉवर्टी फास्टर। इस सेंस में कि यहाँ पर पॉवर्टी रिडक्शन का जो रेट होता है ना दैट इज़ हायर, दैट इज़ ऑफ हायर इलास्टिसिटी। यानी कि जब इतना कुछ सुनिश्चित कर दिया जाता है, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करी, स्पेशली इसके जो फीचर्स हैं, जो 4 फीचर्स आपको दिख रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, उससे तो पक्का फोर्थ पॉइंट अगर आप इसका देखो कि मकसद ही जब यही है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में फ़र्क को जो है रिड्यूस करना, तो गरीबी तो पक्का ना पक्का रिड्यूस होएगी कैसे ना कैसे करके। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ऐसा माना जाता है ये भी इंश्योर करे, इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट ensure access of people to basic infrastructure और basic services और basic capabilities like basic health and education, ये सबको मिले। ये वही वाली बात है जो हम ऊपर कर चुके हैं। और जब इन सारी चीज़ों का एक्सेस हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, सभी जनता को बराबरी से मिले, तो यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना हो बट क्वालिटी के ऊपर भी फोकस हो। ये वाली बात समझने की कोशिश करो।
मतलब समझ रहे हो शाइनी, कि ऐसा नहीं कि किसी को भी बस कुछ ना, मतलब कुछ भी उठा कर दे दिया कि पाँच 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 करके सब में सब चीज़ें बांटनी तो होती, तो कैसे भी बांट दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उनमें क्वालिटी भी हो, क्वालिटी इन द सेंस, अब देखो, फेयर प्राइस शॉप से गरीब लोगों को जो राशन मिलता है, अब वो हमारे मतलब दिमाग में आ सकता है कि सारे लोगों को फिर सरकार अगर ऐसा राशन बांटे तो ठीक तो है ये। 2 रुपये में, 1 रुपये में जो इतना गेहूं और जो चावल अगर बट रहा है, या चीनी कहीं पर बट रही है, या कुछ भी है, तो सरकारी दुकानों से, पीडीए शॉप से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप से ये आराम से लिया जा सकता है। लेकिन उनकी क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है कि 2 रुपये में इतना सारा, 1 रुपये में इतना सारा, 3 रुपये में इतना सारा, लेकिन क्वालिटी देखो। और कई कई लोग तो ये करते हैं, जैसा कि मैंने अभी किसी लेक्चर में एक बताया था अपनी काम वाली का, कि वो तो मतलब जब उसके पास 50 किलो फेयर प्राइस शॉप्स वाले चावल इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसको जाकर बेचकर वो 10 किलो वो अच्छी क्वालिटी के चावल ले आती है, जो कि जैसे मेरे घर में खाए जाते हैं या हम सबके घर में खाए जाते हैं। उसको खुद भी पसंद नहीं आते, सोचो ज़रा। तो एक बार बताओ सर, नाम नाम के मिलने के मतलब क्या हो गया बताओ। ये कोई भंडारा थोड़ी ना है कि हम कहीं जाकर कहीं खा कर आ रहे हैं, और उसमें कितना भी मतलब क्वांटिटी से ठूसते चले जाओ, क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। कहीं पर फ्री लंच सर्विस लगी हुई है, उसकी क्वालिटी ही नहीं है, तो आप खाओगे थोड़ी ना उसको, कि जस्ट बिकॉज वो फ्री का मिल रहा है और बहुत अधिक क्वांटिटी में मिल रहा है, अनलिमिटेड मिलता जा रहा है। नॉर्मल सी बात कर लेते हैं, ठकुराइन मेस में खाना मिलता होगा अनलिमिटेड क्वांटिटी का, कि जब तक खाना है खाओ, कोई बात नहीं, 4 रोटी की जगह चाहे 40 रोटी ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो टेस्टी ही नहीं बनाए, तो एक बार बताओ, हाथ लगाओगे क्या उसको? बिल्कुल नहीं। तो कीपिंग इन माइंड दी सीनियर फीचर्स, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है, इट मे बी प्लान्ड ईदर बेस्ड ऑन ट्रिकल डाउन अप्रोच और थ्रू डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी यूजिंग टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स। इंक्लूसिव ग्रोथ वेलफेयर स्कीम्स की वजह से वो करी जा सकती है, या फिर ग्रोथ, ये जो ट्रिकल डाउन है, ट्रिकल डाउन का मतलब ये है कि जो बेनिफिट्स अभी तक ये जो टॉप 1% ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंजॉय करते हुए आए हैं, ये धीरे धीरे करते करते नीचे तक आए। और जैसा कि हमेशा हम लोग बात नहीं करते, आपने सुना होगा हर चीज़ में कोई भी ग्रोथ, कोई भी लाभ, कोई भी बेनिफिट्स वगैरह डिसेंट्रलाइज लेवल पर शुरू होना चाहिए, नीचे बिल्कुल जड़ से, ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी से, वहाँ तक वो पहुँचे। यानी कि जो अक्सर हम लोग बात करते हैं मेरे लेक्चर में, वो गमले वाले अप्रोच की, गमला वाला अप्रोच जो कि गांधी जी का दिया हुआ कंसेप्ट है, ये शाइनी मैं आपको बता देता हूँ। पानी जो है ना, पानी जो है ना, इस गमले के अंदर कुछ ऐसे डाला जाए कि ऊपर से डाला जाएगा ना, तो जड़ों तक ना वो हो सकता है मुश्किल से पहुँचे। और जड़ ही मेन है इस प्लांट की, जड़ ही मेन है। लेकिन जड़ों में अगर पानी डाला जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पत्तियां या जो ऊपर जो फल या सब्जी या कोई भी लगेगी अगर इस पौधे में, वो बहुत अच्छी लेवल की लगेगी, क्योंकि जड़ मजबूत है, डायरेक्ट जड़ पे फोकस कर रखे हैं। ग्रास रूट लेवल पे फोकस करके देश के टॉप मोस्ट चीज़ को बहुत एक बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन टॉप पे फोकस करके और ग्रोथ को नीचे लाते लाते, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे देश के लिए सक्सेसफुल हो। चैलेंजेस क्या हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने की दिशा में? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, आप 2022 वाला जब भी लेटेस्ट आए उसको वो कर देना, डोंट वरी। सारे के सारे करंट अफेयर की जो ईयरली कंपाइलेशन होती है उसमें ये चीज़ें आप चेंज करते रहना एग्जाम से पहले।
और अभी से ये वाले नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2023 में मेंस लिख होगे तो उस टाइम पर जो लेटेस्ट आएगा तब वो उसको देख लेना। कुछ नहीं करना है आपको, जब आप इस बुक को रिवाइज करोगे यहाँ पर जाके साल 2022 या 23 का तब तक जब तक आ चुका होगा उसको अपडेट कर देना, और इंडिया उस टाइम पर कौन से नंबर पे है उसको अपडेट कर देना, कितनी कंट्रीज़ में से रैंकिंग दी हुई थी उसको अपडेट कर देना। लेकिन खैर अभी के लिए हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पर दे रखा है, सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, इंडिया जो है ना वो 66 पोजीशन पे है अमंग 107 कंट्रीज़। ये अभी से अपडेट मत कर देना, जब एग्ज़ाम देने लगो उससे पहले अपडेट करना है इसको, ठीक है। पता चला आप अपडेट करो फिर कुछ और आ जाए तो सिर्फ मैगजीन में से देखकर इसको अपलोड कर देना। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो इंडिया है ना, इंडिया जो है वो 107 कंट्रीज़ में से जिनका जो स्कोर है उसमें एमपीआई का जो स्कोर है उसमें 66 नंबर पर आता है, उसमें 66 नंबर पर आता है। हाँ ठीक है, इसी अपडेटेड हाँ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देख लेना, हो सकता है सेम भी हो सकता है, ऊपर नीचे इंडिया का रैंकिंग हो गई हो। स्कोर कितना, 0.118, 0.118 टू 25.01% हेड काउंट रेशियो, इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का स्कोर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का स्कोर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की कुछ बातें। इंडिया ने अभी तक गरीबी से लगभग 273 मिलियन लोगों को बाहर निकाला है पिछले एक डिकेड में, पिछले 10 साल में। ये आप यूज़ कर सकते हो पॉवर्टी के ऊपर, जब भी आपको कुछ लिखना हो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो जीएस पेपर 2 में, एज वेल एज जीएस पेपर 3 में, एज वेल एज सोसाइटी में जीएस पेपर 1 में, और कुछ कुछ एथिक्स में भी जीएस पेपर 4 में भी, ऐसे में किसी न किसी चीज़ को लिखने के लिए तब, और इंटरव्यू में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पेश करने के लिए, यानी कि कंप्लीट चीज़ें हैं ये। हाउएवर यूएन का ये भी बोलना था कि इंडिया जो है अभी भी सीवियर पॉवर्टी से सफ़र करता है ड्यू टू फैक्टर्स जैसे सच एज करप्शन, लैक ऑफ एजुकेशन, स्किल्स लोगों के पास फॉर एग्जांपल इतनी ना होना। अदर फैक्टर्स क्या हैं, लो जॉब ग्रोथ, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, सोशल बैकवर्डनेस लोगों की, और रीजनल डिस्पैरिटीज़। और इन्हीं सब की तो बात करी गई थी इंक्लूसिव ग्रोथ में, इन्हीं सबको तो हटाना है हमें, इन्हीं सबको तो हटाना है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये क्रिएट करा जाता है कि ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि 103 कंट्रीज़ की प्रोग्रेस को मेजर करता है 3 पिलर्स के बेसिस पर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 पिलर कौन से होते हैं। एक होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पिलर दोस्तों, दूसरा होता है इंक्लूजन का पिलर, तीसरा होता है इंटर जनरेशनल इक्विटी का पिलर। इंडिया जो है इस इंडेक्स में ऐसा लिखा गया इंडिया के बारे में कि इंडिया रैंक 62nd अमंग 74 इमर्जिंग इकॉनमीज इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में, 2018 के इंडेक्स में ये चीज़ थी। अब अगर ये बुक में 21 का डेटा तो ऊपर दे रखा है और अगर 18 का ये दे रखा है तो उसका इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है काफ़ी टाइम से रिलीज़ नहीं करा गया होगा। कौन इसको पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, सुनना होगा आपने इसका नाम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको पब्लिश करा जाता है। तो ये हमने इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में पूरा का पूरा एक लिंक हमने इस्टेब्लिश करा। क्या आप कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप सारे एंगल से इसको लिख सकोगे, डील कर सकोगे, और अंडर डेवलपमेंट का इशू भी आपको साइमल्टेनियसली समझ में आया। कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है किसी को, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई टर्म समझ में ना आई हो, बताओ। नहीं ना, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।